वो क्या करे ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मेहनत के द्वारा ही एक नया कारवा बनता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। कि जो धोलावीरा है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। उसका संबंध किस राज्य से है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई गुजरात। ओके, आइए जान लेते हैं। हड़प्पा युग के महानगर गुजरात में धोलावीर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर स्थल है। गुजरात में 3 जो है विश्व धरोहर स्थल है। तो आइए जानते हैं कि 3 कौन कौन से विश्व जो है धरोहर स्थल है। पहला है भाई पावागढ़ के पास चंपानेर, पाटन में रानी की वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। धोलावीर अब भारत में दिया जाने वाला 40वां खजाना है। कौन सा खजाना है भाई? 40वां खजाना है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के चल रहे 44वें सत्र ने पहले ही भारत को तेलंगाना में रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर के रूप में एक नया विश्व विरासत स्थल दिया है, जो 13वीं शताब्दी का है। विश्व धरोहर समिति के इस सत्र की अध्यक्षता चीन के फुपोई से हो रही है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है कि गुजरात की मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और गुजरात की राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? असम, पंजाब, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई? असम में। आइए जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डिम्मा हासाओ के मंदरडिसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। परियोजनाओं को डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए से लागू किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत करेगी और स्थानीय युवकों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करेगी। डिम्मा हसाओ में उत्पादित बांस पहले ज़्यादातर पेपर मिलों को निर्यात किया जाता था। हालांकि पार्क के पूरा होने के साथ टाइल्स, अगरबत्ती, छत आदि के उत्पादन के लिए बांस का उपयोग करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे, जिससे लोगों को अधिक आर्थिक लाभ होगा। अब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है भाई कि असम राज्यपाल कौन है? असम के राज्यपाल जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री है भाई हिमंता बिस्वा शर्मा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरो होरिगोमे ने स्केटबोर्डिंग में जीता पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक, उनका संबंध किस देश से है? कि यूटो होरिगोमे ने स्केटबोर्डिंग में जो है पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका संबंध किस देश से है? चीन, जापान, कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इनका संबंध है भाई जापान से। आइए जान लेते हैं। जापान के यूटो होरिगोमे ने टोक्यो में एरीएफ अर्बन स्पोर्ट्स में पुरुष की स्ट्रीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केटबोर्डिंग प्रतियोगिता जीती है। यूटो ने कमज़ोर शुरुआत के बावजूद 37.18 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की स्ट्रीट स्केटिंग प्रतियोगिता में ब्राज़ील के केल्विन होफलर ने रजत जीता, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के जैगर ईटन ने कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में स्केटबोर्डिंग का समावेश
खेल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसकी जड़ें युवा सड़क संस्कृति में हैं और इसने कला से लेकर फैशन तक हर चीज़ को जो है प्रभावित किया है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन से देश ने की है। अब मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन से देश ने की है। उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई उज़्बेकिस्तान ने की है। आइए जान लेते हैं। उज़्बेकिस्तान ने ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र कनेक्टिविटी चुनौती और अवसर नामक एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। सम्मेलन उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव की एक पहल थी। इसमें अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया देशों के मंत्री शामिल थे, जिनमें भारत के एक विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल थे। सम्मेलन में 40 से अधिक देश और लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि और थिंक टैंकों के प्रमुखों ने जो है भाग लिया। अब सम्मेलन के बारे में क्या है। अशरफ गनी ने दो क्षेत्रों की ऐतिहासिक निकटता और आपसी विश्वास और हितों के आधार पर इसे मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया है। राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने कहा कि दुनिया वैश्विक भू राजनीतिक परिवर्तनों के युग में प्रवेश कर चुकी है और मध्य और दक्षिण एशिया के बीच पारस्परिक संबंधों का पुनरुद्धार, जहां आज लगभग 2 अरब लोग रहते हैं, एक और अधिक मांग और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए केंद्रीय है, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और निकट और दूर के पड़ोसियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनते हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान की शांति और सुरक्षा के समर्थन में सक्रिय और सामूहिक भागीदारी का आग्रह किया है। अब जानते हैं डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मध्य एशिया देशों के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह समुद्र तक सुरक्षित, व्यवहार्य और निर्बाध पहुंच प्रदान करता है। बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारे में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह जोड़ा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर एक भारत, उज़्बेकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान चतुर्भुज कार्य समूह का गठन किया गया है। तो उसमें भारत भी शामिल है भाई। और कौन कौन है? भारत, उज़्बेकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान। ओके, तो आइए चलते हैं, किस पर चलते हैं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अब मैंग्रोव इकोसिस्टम तंत्र संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 जुलाई, 25 जुलाई, 24 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो राइट है इसका 26 जुलाई को जो है मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में एक अद्वितीय, विशेष और कमज़ोर पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जागरूकता बढ़ाने और उनके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के सामान्य सम्मेलन द्वारा इस दिन को अपनाया गया था। 1998 में आज ही के दिन ग्रीन पीस के कार्यकर्ता हेहो डेनियल नैनोटो की इक्वाडोर के
मोइसेन में मैंग्रोव आर्द्रभूमि को फिर से स्थापित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से जो है मृत्यु हो गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आईएनएस तलवार ने भाग लिया है अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2021 में। यह कहाँ पर आयोजित जो है होगा? इसमें जो आईएनएस तलवार ने भाग लिया है तो ये कहाँ पर आयोजित होगा भाई? भारत के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, अमेरिका के पूर्वी तट पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यह आयोजित होगा भाई अफ्रीका के पूर्वी तट पर। आइए जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का जहाज, ये भारतीय नौसेना का जहाज है तलवार, अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है, जिसका संचालन 26 जुलाई 2021 से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा सकता है। अभ्यास पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वर्षीय समुद्री अभ्यास है। अब अभ्यास के बारे में, यह अभ्यास पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों पर केंद्रित है और इसमें संयुक्त समुद्री कानून प्रवर्तन, अक्षमता का आकलन और सुधार करने, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय नौसेनाओं के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभ्यास के हिस्सों के रूप में भारतीय नौसेना अन्य भागीदारों के साथ समुद्री सुरक्षा संचालन के स्पेक्ट्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाग लेने वाले देशों के टुकड़ियों के प्रशिक्षण का कार्य करेगी। समुद्री डोमेन जागरूकता के संबंध में विभिन्न भागीदारी देशों के बीच सूचना साझाकरण और सूचना प्रभावी अभ्यास का प्रमुख केंद्र है और भारत के सूचना संलयन केंद्र की भागीदारी हिंद महासागर क्षेत्र इसे प्राप्त करने में योगदान देगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। ओके, और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किसने किया है? ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किसने किया है भाई? ऑप्शन है आपके अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई अमित शाह ने किया है। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा के साथ मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। ग्रेटर सोहरा जल आपूर्ति योजना की परिकल्पना मेघालय सरकार द्वारा की गई थी और इसके लिए पूर्वतः विशेष अवसंरचना विकास योजना के तहत 2019 में डोनर मंत्रालय द्वारा 24.08 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। उन्होंने असम राइफल की सोहरा वनीकरण परियोजना के तहत सोहरा में पौधे भी लगाए। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पारिस्थितिक रूप से नाजुक परिदशा में एक नया और मानवीय उद्देश्य के लिए गृह मंत्रालय रक्षा अधिकारियों और ग्रामीण समुदायों को एक साथ लाने के लिए मेघालय सरकार की यह अपनी तरह की पहली पहल है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ शोर बनाने के लिए सनसनीप तैयार कहाँ किया गया है? कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ शोर बनाने के लिए सनसनीप तैयार कहाँ किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई इंडोनेशिया में। आइए जान लेते हैं। सिंगापुर के सनस्ट्रीप ग्रुप ने पड़ोसी इंडोनेशियाई शहर बाटम में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म
और ऊर्जा भंडारण प्रणाली के निर्माण के लिए $2 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है, जो इसकी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दुगना कर देगा। फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम की क्षमता 2.2 गीगावाट होने की उम्मीद है। यह बॉटम द्वारा द्वीप पर दुरियांग कांग जलाशय के 1600 हेक्टेयर को कवर करेगा। परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए सुंदेप और बॉटम इंडोनेशिया मुक्त क्षेत्र प्राधिकरण के बीच एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जान लेते हैं भाई कि इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी.एस. येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उनका संबंध किस राज्य से है? जो बी.एस. येदियुरप्पा है वो मुख्यमंत्री है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री है? कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं, तो ये मुख्यमंत्री है भाई कर्नाटक के। आइए जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने 26 जुलाई 2021 को शीर्ष पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की, जब उनकी सरकार ने 2019 में सत्ता में आने के बाद राज्य में 2 साल पूरे किए। 78 वर्षीय येदियुरप्पा, जिन्हें अक्सर उनके आधार अक्ष BSY द्वारा बुलाया जाता है, आधार अक्ष BSY ने कर्नाटक के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में जो है कार्य किया था और कर्नाटक के इतिहास में ऐसा करने वाले वे एकमात्र मुख्यमंत्री थे। अब क्या है भाई, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? जो गोल्डन राइस है उसे मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? फिलीपींस, जापान, कोरिया, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट है भाई फिलीपींस जो है पहला देश बना है जिसने गोल्डन राइस को मंजूरी दी है। आइए जान लेते हैं। फिलीपींस आनुवांशिकी रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो बचपन के कुपोषण को कम करने में मदद करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर चावल की एक किस्म है। गोल्डन चावल को कृषि विभाग, फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था के साथ साझेदारी में लगभग 2 दशक बिताने के बाद विकसित किया गया है। गोल्डन राइस के बारे में जान लेते हैं। इसके चमकीले पीले रंग के कारण इसे गोल्डन राइस नाम दिया गया है। इसके चमकीले पीले रंग के कारण एक कूप सोनकर चावल 40% तक विटामिन ए दे सकता है, जो कि 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बचपन के अंधेपन से लड़ने और विकासशील देशों में जीवन बचाने के लिए यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया वाणिज्य प्रसार के लिए अनुमोदित पहल आनुवांशिकी रूप से संशोधित चावल भी है। अब जान लेते हैं भाई फिलीपींस के बारे में। फिलीपींस के राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतेर्ते। ओके, फिलीपींस की राजधानी है मनीला और फिलीपीन मुद्रा है भाई फिलिपिनो पैसो। ओके, तो क्वेश्चन कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैड्रिड के पैसो डेल प्राडो और रेटिरो पार्क को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है का संबंध किस देश से है? स्पेन, जापान, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं, तो इसका संबंध किससे है भाई? स्पेन से है। आइए जान लेते हैं। स्पेन में मैड्रिड के ऐतिहासिक पैसो डेल प्राडो बुलवार्ड और रेटिरो पार्क को
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। स्पेन की राजधानी के बीचों बीच पेड़ों की कतार से घिरे पासेओ डेल प्राडो संग्रहालय जैसी प्रमुख इमारतों का घर है। प्रतिष्ठित रेटिरो पार्क, जो पासेडो डेल प्राडो से सटा हुआ है, 125 हेक्टेयर का हरा भरा स्थान है और मैड्रिड के इतिहास में सबसे अधिक देखा जाने वाले आकर्षणों में से एक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th। बृहस्पति चंद्रमा यूरोप के मिशन के लिए स्पेस एक्स का चयन किसने किया है? अब बृहस्पति चंद्रमा यूरोप के मिशन के लिए स्पेस एक्स तो किसने किया है? आप देख भी पा रहे होंगे पिक में, इसरो ने, नासा ने, स्पेस ने, तो ये किया है भाई आपका नासा ने। ओके भाई, चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति चंद्रमा यूरोप की विस्तृत जांच करने के लिए पृथ्वी के पहले मिशन के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान करने के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। यूरोपा क्लिपर मिशन नामक मिशन को फ्लोरिडा में नासा के कैंडी स्पेस सेंटर से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से फॉल्कन हैवी रॉकेट पर अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाना है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? यह जांच के लिए कि क्या बर्फीले चंद्रमा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। यूरोपा का एक विस्तृत सर्वेक्षण करें। यूरोपा की सतह की उच्च रिजोल्यूशन छवियां तैयार करें। इसकी संरचना का निर्धारण करें। हाल ही में या चल रहे भूवैज्ञानिक गतिविधियों के संकेतों की तलाश करें। चंद्रमा के बर्फीले खोल की मोटाई को मापें। उपसतह झीलों की खोज। यूरोपा के महासागर की गहराई और लवणता का निर्धारण करें। अब सभी प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी क्या है कि नासा प्रशासक कौन है भाई? बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। नासा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958। स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO है एलन मस्क। स्पेस एक्स की स्थापना हुई 2002। स्पेस मुख्यालय है भाई कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता है? उषा रानी ने, प्रिया मलिक, दीपिका रानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई प्रिया मलिक ने जीता है। आइए जान लेते हैं। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट हंगरी में 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग के शिखर संघर्ष में कैसिया पटापोविच को 5-0 से हराकर पीला पदक जीता है। भारतीय टीम ने देश को गौरवान्वित करते हुए चैंपियन में 5 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सीआरपीएफ ने 83वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। तो वो कब मनाया है? 27 जुलाई, 26 जुलाई, 25 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई 27 जुलाई को जो है सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन कैसे थे और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो जान लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2021 को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया।
भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के अधिनियमित होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है बन गया। यानी कि जो इसकी स्थापना थी वो 27 जुलाई 1939 को, पहले इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस जो है बोला जाता था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे जो 14 क्वेश्चन थे। तो प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन कैसे थे, और आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ओके, और कमेंट करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।